इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य भाग 5। इसमें हम भू राजस्व प्रणाली से पढ़ेंगे। जिस तरह समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। जमीन से मिलने वाला राजस्व जो था ना, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। एक तरीके से समझो कि 30% जितना भी उन लोगों के पास पैसा आता था मुगल साम्राज्य के पास, तो वो जमीन से ही आता था उनके पास। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए कितना उत्पादन हो रहा है, उसके लिए तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। मतलब आज के भाषा में समझो तो टैक्स ऑफिसर, कलेक्टर मतलब डीएम। तो उन लोगों का काम होता है टैक्स को वसूलना और राज्य में देना, केंद्र में देना। उसके बाद से उनको पेमेंट के रूप में वो मिलता है, चाहे जैसे भी मिले। तो उनके लिए यह कारण था कि जल्दी जल्दी राज्य को फैला रहे हैं, तो प्रशासनिक तंत्र को भी खड़ा करो, नहीं तो हम वसूली नहीं कर पाएंगे। और जब वसूली नहीं कर पाएंगे तो भैया समझो कि राज डूब गया, साम्राज्य खत्म। दीवान दीवान तो यहाँ पर दीवान दो होता है। एक दीवान बोलते थे सेठ लोगों को, और एक दीवान बोलते थे जो दीवाने आले लगता था, जहां पर सब लोग बैठते थे। दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देख रेख की जिम्मेदारी थी। एक जो दीवान होता था मंत्री, उसका काम था, ऑफिसर समझ लो आप, एक तरीके का जिस तरह आज टैक्स ऑफिसर होता है वैसे ही। तो उसका काम था कि जो भी इधर उधर वित्तीय व्यवस्था हो रहा है ना, उसका देख रेख करे, उसका ही जिम्मेदारी उसको दिया गया था। इस तंत्र में शामिल था कि भैया कौन किससे कितना ले रहा है, सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठग नहीं रहा है ना। तो इस पर एक आदमी को बैठा दिया जाता था जिसको दीवान बोला जाता था। इस तरह से हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए। वो लोग खेती के दुनिया में अब दाखिल हो चुके थे। कृषि संबंधों को शक्ल देने में, कृषि संबंध यहाँ पर क्या होता है, कृषि से संबंध, तो कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में ये सब सामने उभर कर आए थे दीवान लोग। आज उनको जमींदार, नवाब, अनेकों प्रकार के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि पैसा लेते लेते धीरे धीरे इतना अमीर हो गए कि क्या जवाब है उनका, वो तो लाजवाब हो गए थे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से, लोग के ऊपर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। मतलब किसी चीज पर टैक्स लगाना है, कर लगाना है, तो पहले मुआयना करो कि उस पर कितना कमाई हो रहा है। तो उस कमाई के अनुसार, उपज के अनुसार ही उस पर टैक्स लगता था। नहीं तो कहीं उपज ज्यादा होगा, हम कम टैक्स ले लिए, तो इसीलिए उस खेत की मुआयना होगा, उस जमीन का मुआयना होगा, यहाँ से इतना उपज होता है तो हमको इतना लेना है। बस एक बंधा हुआ था कि 20%, 30%, वैसे ही इतना दे देना है, बाकी तुम रख लो। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे। कौन कौन चरण थे? पहला यहाँ पर देखो आप, कर निर्धारण। पहला था कर को निर्धारित करना कि इतना ही लेंगे। दूसरा था वास्तविक वसूली। पहला काम था उसको निर्धारित कर देना कि इतना लेना है। दूसरा का काम था कि तू भैया दे दे, अब हम लेने आ गए। तो एक को निर्धारित करना, बोलना, और एक से लेना। पहला काम बोलना, निर्धारित कर देना कि इतना लेंगे, दूसरा काम ले लेना, चाहे वो किसी तरीके से वसूल ले आपको। आगे देखिए, जमा निर्धारित रकम जो थी ना, जमा निर्धारित रकम थी जो, वह हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। और जो भी जमा निर्धारित रकम था सबको वसूला गया था। इसी तरह कोई दिया नहीं था और कोई भी देना नहीं चाहता जब तक सरकार नहीं वसूलना चाहती है। अमीर गुजाल या राजस्व वसूली, चाहे उसको कुछ भी बोलो, अमीर गुजार बोलो चाहे राजस्व वसूली करने वाला बोलो, तो उन कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां से अमीर गुज्जर को कोशिश करनी चाहिए, मतलब जहां पर अमीर गुज्जर है वहां पर कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद रूप में भुगतान करे। ऐसा नहीं कि किसी और रूप में, नगद पैसा दो, बस इसी रूप में, पैसे के रूप में ही भुगतान चाहिए। वहीं देखा जाए तो फसलों में भुगतान का विकल्प, फसल में भुगतान का जो विकल्प था ना, विकल्प
कि भैया यही करना है, तो विकल्प भी खुला वहां पर खुले रहे थे कि हमें कैसा कैसा भुगतान करना है। तो जिसके पास नहीं था तो वो अपना अनाज दे देगा, अनाज दे देगा, नहीं तो कुछ और दे देगा। ढोइचे काट कर लोग दे देते थे, इसलिए ढोइचे जमा करके रखता था सब। कुछ लोग ढोइचा बोता था, कुछ लोग पटुआ खरही मरई सब बोएगा। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा, जब राजस्व वहां पर निर्धारित हो रहा है तो जो राज्य है वह अपना हिस्सा क्या करता है, हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता है कि भैया मेरा हिस्सा इतना है। मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता है जितना उन लोगों को चाहिए। नहीं हो पाता है भैया, हर किसी के पास नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मर जाएंगे, लेकिन तुमको नहीं देंगे, काम खत्म। हर प्रांत में जुती हुई जमीन, कोई भी राज्य में चल जाओ तो खेत को जोता जाता था। तो जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती थी। जो खेत जोता गया हो, जोत गई हो, चाहे जो जोतने वाला हो, तो उन दोनों खेतों की नपाई होगी। अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने अकबर के शासन काल में अबुल फजल ने आईने में, किसमें, आईने अकबरी में, वहां उनका किताब है आईने अकबरी में, ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है, लिखा है। जब तक अकबर था उस समय तो जमीन की नपाई तो होती ही थी, लेकिन अकबर के मरने के बाद भी, उसके मरने के बाद के बादशाह जो बना था ना, उसके बाद जहांगीर बना, जहांगीर के बाद शाहजहां बना, शाहजहां के बाद औरंगजेब बना है। तो ऐसा नहीं है कि अकबर पैदा हुआ था, अकबर जब शासन काल था तो उसका बेटा छोटा बच्चा होगा, ऐसा थोड़े था। अकबर का शासन काल में ही जो सलीम शहजादे जो थे, जिसका नाम जहांगीर के नाम से यहाँ पर बताया जाता है, तो जहांगीर कौन था कौन नहीं था ये आज तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसके बेटे तो सलीम थे। लेकिन फिर भी यहाँ जहांगीर का नाम आ जाता है। तो जहांगीर भी कुछ समय शासन काल पर रहे, शासन किए, उसके बाद उनका मृत्यु हो गया, तो उनका बेटा जो शाहजहां था, शाहजहां भी बड़ा हो गया था। एक राजा राजा बेटा तो थोड़ा दिक्कत करता है कि ये बनेगा राजा तब शादी होगा, ऐसा तो था नहीं। तो शाहजहां भी बड़ा हो गया था, तो तुरंत शाहजहां का बारी आया तो वो भी मर गया। उसके बाद औरंगजेब की बारी आ गई। तो औरंगजेब यहाँ पर सत्ता जब संभाला ना, तो 1700 कुछ तक था, 1707 तक, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पर आ जाती है कि जब औरंगजेब राजा था तो उस समय भी कर्मचारी क्या करते थे, जमीनों की नपाई करते थे। तो औरंगजेब ने अपने राज्य कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि, राज्य कर्मियों को स्पष्ट तरीके से साफ सुथरा निर्देश दिया था कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाएगा। पहले जो होता था, लेकिन अब सालाना हिसाब रखा जाएगा। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, क्योंकि उस समय लेटेस्ट कुछ हथियार था नहीं। गांव बाई गांव तो हर कोई जानता नहीं था। कुछ जंगल झाड़ी में थे तो बच जाते थे। उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जो थे ना, जंगलों से घिरे हुए थे और इसकी नपाई नहीं हुई थी, क्योंकि असंभव था जंगलों को नापना, क्योंकि उतना भर का डायमीटर आपके पास है नहीं। और उतना भर का डायमीटर आपके पास है, चलो मान लिए, ठीक है, चलो मान लिए कि है, लेकिन है तो लेकर कौन जाएगा उतना भर का रसरी, लगी कौन ले जाएगा नापने के लिए। तो ये सब बहुत सारे इसमें मुश्किलें थी जिसके वजह से नपाई हो नहीं पाई, लेकिन राजस्व वसूली होता था, जहां जाते थे वहां करते थे। यहाँ पे देखो लिखा है, अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो भी बताएगा, हो रहा है तो भी जाकर अकबर का कान भराएगा। और जब अकबर का कान भर कर आएगा, बस उसके बाद से कर्मचारियों का तो खटिया खारा अकबर का ही देगा। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण कैसे होता था, देखिए। आईएनए अकबरी की वर्गीकरण की बात करेंगे। आईएनए अकबरी, उसमें वर्गीकरण के मापदंडों की निम्नलिखित सूची दी गई है। कैसे में, अकबर बादशाह ने, जिसको शहंशाह के नाम से भी बोला जाता था, तो अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हरेक वर्ग की जमीन जो थी ना, हरेक वर्ग की जमीन, तो हरेक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज क्या होता है, पोलज वह जमीन है जिसमें
एक के बाद एक हर सफल, यहां पर समझो, यहां पर क्या लिखा है, पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। एक बार खेती होगा तो फिर अगले साल खेती होगा, फिर उस साल में नहीं होगा। तो ये सालाना खेती वाले को पोलज बोलते थे, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। एक बार लगाए, काटे और फिर बो देंगे, फिर अगला साल तक इंतजार करेंगे काटने का। खाली नहीं छोड़ो, बोते रहो। परोती, परौती। परौती क्या होता है, जिसको आज खाली छोड़ दिया जाता है, जिसको आम भाषा में परती बोला जाता है, ठीक है। तो परती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है। कुछ 6 महीना खेती होगा, 6 महीना रोक दिया जाएगा, ताकि वह अपनी खोजी ताकत, जो उनकी ताकत खो गई है, तो खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है, चचर का बात यहां पर देख लो, चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। तो हमने क्या पढ़ा, पोलज जो साल में एक बार, परौती साल में उसमें एक ही बार खेती होगा लेकिन कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाएगा। चचर वह जमीन था जिसको 3 से 4 सालों के लिए उनको खाली छोड़ना पड़ता था। अब आता है बंजर जमीन। तो बंजर जमीन वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों की खेती नहीं की जाती है। 5 साल नहीं तो उसके बाद खेती नहीं होगा। पहले 2 प्रकार की जो जमीन थी, पहले 2 प्रकार की जमीनों की 3 किस्में हैं, अच्छी, माध्यम और खराब माध्यम। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं, और इसका तीसरा हिस्सा जो था ना, मध्यम उत्पादन माना जाता था। तीसरा उत्पादन ये मध्यम उत्पादन था, उत्पाद, जिसका 1/3 हिस्सा जो था शाही शुल्क माना जाता था। क्या माना जाता था? शाही शुल्क माना जाता था वो। तो ये सब कुछ नियम थे जिसके वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ लोगों को भी, अपनों के भी। लेकिन यह प्रक्रिया सही था, उस समय भी सही था, आज भी सही है, आज भी उसी प्रक्रिया से लोग चलते हैं। लेकिन आज किसी भी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। आज इतना ना खाद बिया आ गया है जिसके वजह से हम जमीन की नमी को बराबर बरकरार कर देते हैं। कैसे? अंदर से हम उसका नेचुरल पन जो होता है उसको खींच लेते हैं, ऊपर खींच लेंगे, अपना फसल काट लेंगे, काट के थोड़ा देर 1-2 महीना खाली छोड़ देंगे, उसके बाद से सब वापिस आ जाएगा। और जिस इलाके में बाढ़ आता है ना, हर साल बाढ़ आता है, तो वहां पर मजा आता है, क्योंकि वहां पर हर साल पानी बदल जाता है, हर साल मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी बदल जाती है, मिट्टी बहुत दिन तक बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने की वजह से मिट्टी में बदलाव आ जाते हैं, मिनरल्स घुस जाते हैं, जिसके वजह से वो जमीन बहुत बढ़िया होता है, वहां पर खेती बाड़ी बहुत बढ़िया होता है। आप अधिकतर देखोगे तरबूजा, लौका, घेवड़ा, झिंगुनी, परोड़ा, जो बड़ी बड़ी ट्रकों में भर के जो आता है ना, वो कहाँ पर बोया जाता है? वो सब नदी के किनारे, बड़ी बड़ी नदी के किनारे, दरियाओं के किनारे, दियर में, जिसको दरिया बोलते हैं, दरिया के किनारे उसको लगाया जाता है। आगे देखिएगा, समरकंद। यहाँ पर समरकंद की बात आ जाती है। तो बाबर का शासन 1530 से शुरू हुआ, 605 में वो मर गए। सॉरी, बाबर 1530 तक ले उनका शासनकाल था, अकबर का शासनकाल 605 तक था। औरंगजेब, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब सबसे लास्ट वाला नहीं है, और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। 1707 में उसका मौत हो गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर बने, तो उनका शासनकाल था। फिर उसके द्वितीय बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उसका भी शासनकाल चला, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इतना कूटा कि जिंदा ही नहीं छोड़ा। तो लाल वाला जो इलाका है, सबसे लाल वाला, इस पर इतना इलाके पर बाबर ने राज किया, ठीक है। पिंक वाला जितना इलाका है, लाल वाला इलाका है, इन सभी इलाकों पर अकबर ने राज किया, ठीक है। बाकी जितना भी व्हाइट वाला इलाका है, व्हाइट से थोड़ा सा कम है क्या? हाँ, ऊपर चले जाओ आप, ऊपर। तो ऊपर वाला जितना इलाका है ना, व्हाइट लाल से थोड़ा अलग दिख रहा है ना वो, तो उधर से लेकर नीचे तक ले, इधर गोवा से लेकर पूरा नीचे चल जाओ, तेलंगाना, चेन्नई तक। तो इस पर अकबर का सबसे ये क्रूर राजा था औरंगजेब, बहुत घमंडिया था और किसी का सुनता तो था नहीं जल्दी। तो औरंगजेब का पूरा इलाके पर राज्य था, पूरा इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इसी का था, दूसरा किसी का नहीं था, सब इसी का था और इसी का राज चलता था। समझो कितना बड़ा ये, इतना बड़ा इलाका होगा। चलता किसके किसके वजह से था? समरकंद, ठीक है, बल्ख, कंधार, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, आम्बेर, अजमेर,
इधर था मालवा, मालवा के बाद पटना, रोहतास, रोहतास के बाद इधर भी अपना पूरा साम्राज्य बना कर रख लेता सब। आंध्र प्रदेश में था, या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में। तो कोई एक जगह तो उनका शासनकाल था नहीं, पूरा भारत में था, जहां मन करे वहां रहे, जिधर मन करे जिधर जाए। तो ये सब उनकी व्यथा थी, घूमने की, आने की, राज्य करने की। तो ये सब उन लोगों ने अपने ताकत से, अपने शौर्य से, अपने अंदर उतना ताकत है इसलिए उसने जीत कर इतना कुछ किया। लेकिन आज के जमाने में देख लो, आज के जमाने में आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा ब्रेकर कौन होता है? जो कभी बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता है, परिवार होता है। सबसे बढ़िया ताकत, सबसे कठोर ताकत परिवार है, तो सबसे बड़ा ब्रेकर भी परिवार ही होते हैं। तो परिवार में जो भी हो, तो एक बार काम करो, कमाना चालू करो, उसके बाद से जो करना है वो करो। शादी मत करना, शादी करोगे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे तो बस वही कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, और उसी तरह इधर उधर ढुक ढाक कर खत्म जिंदगी। अब देखो यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था क्या होता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, जिसको मनसबदारी मंत्री बोलते थे, सूबेदार। तब मनसबदाही था जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी, और कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उसका तबादला भी किया जाता था, इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिसके बारे में हम 9वें में पढ़ेंगे, अध्याय 9 में। तो अध्याय 9 है राजा विभिन्न वृत्तांत। राजा और विभिन्न वृत्तांत में हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं नगद या जिन्स। नगद या जिन्स, नगद में आ जाएगा पैसा, जिन्स में आ जाएगा सामान। ठीक है, तो आईएन अकबरी से यहाँ पर कुछ छंद लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि अमील गुजर सिर्फ नगद लेने की आदत न डाले। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमीर गुजार आप सिर्फ नगद लेने की आदत न डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरीके से काम में लाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। पहला, कनकूत। कनकूत का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कनकूत दिया ना, तो हिंदी जुबान में देखा जाए तो कन का मतलब होता है अनाज, ठीक है, और कूत का मतलब होता है अंदाजा, मतलब अनाज का अंदाजा लगाना। अगर कोई शक हो, चलो भैया कहीं भी शक है, ठीक है, तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटा जाएगा, मतलब बांटा जाएगा, जिसमें पहिलका में अच्छा, दूसरे में मध्यम, मतलब थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक, और 72 मतलब खत्म, पूरा अनाज खत्म है लेकिन फिर भी लेंगे। और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर यहाँ पर देखा जाए तो अंदाजा से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता था, क्योंकि लोगों को नापते नापते अंदाजा हो जाता था कि जमीन कितना होगा। अब देखो, पहला तो हो गया कन, कन को देना बांट उठ कर। दूसरा हो गया बटाई। बटाई मतलब किसी दूसरे को जमीन अपना दे देना खेती बाड़ी करने के लिए, जिसको हम लोग आम भाषा में बटैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटैया, बाट पर दे दे बानी। तो ये सब भाषा बोला जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में। और आप मध्य प्रदेश में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, उड़ीसा में जाइए, तो उधर बोला जाएगा क्या चीज, उधर का अलग थोड़ा भाषा है। तो वहां बोला जाता है हम दिहले, हम दियली, हम दियले बानी। तो मतलब इतना भोजपुरी ही चलता है, लेकिन उसमें अलग भोजपुरी चलता है। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो बटाई, जिसको हम लोग आम भाषा में बटैया भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बटाई का मतलब अलग है। तो बटाई जिसे भावोली भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि फसल काटकर जमा कर लिया जाता है फिर, और सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बांटा जाता था, उसका बंटवारा करते थे। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षक की जरूरत पड़ती थी। तो वरना दुष्ट बुद्धि, वरना यहाँ पर लोग झगड़ा कर लेंगे। तो दुष्ट बुद्धि और मकार धोखेबाजी, मकार मतलब धोखेबाजी की नियत रखते हैं, क्योंकि भैया उन लोग को रखेंगे तो भैया कोई गद्दारी नहीं करेगा ना, गद्दारी नहीं करेगा तो आराम से बटाएगा। तो देखो, तीसरे में आ जाता है खेत बटाई। तो खेत बटाई में जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं कि भैया इतना इतना हम बांट लिए, तो खेत बांट लेना, बीज बो दिया और खेत को बांट लो कि इतना फसल मेरे को देना, इसका तुम हर देख रेख करो।
चौथे देखो यहाँ पर लगान बटाई, लगान को बांट देना है, कितना लगान तुमसे लेना है। फसल काटने के बाद वे उसका 1.5 बना लेते थे। क्या चीज? 1.5 बना लेते थे। 1.5 में क्या हो जाएगा? 1 और 1 का आधा, इतना माल निकाला जाएगा। 1 भाग 1 का आधा, और एक ही में से आधा भाग अलग, मतलब 1.5 रुपया है। 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 पैसा हुआ कि 1.5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे ही 1 रुपया अलग रखा जाएगा, तो 1 रुपये में आधा आधा, और 50 पैसा जो बचेगा उसमें भी आधा आधा। तो ऐसे ही ये लोग बांट लेते थे, और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं, और हर एक पक्ष अपना हिस्सा जो था घर ले जाता है, और उससे मुनाफा कमाता है। घर लेकर मुनाफा कमाएगा भैया, ठीक है, घर ले जाएगा, मुनाफा कमाएगा। अब देखिए यहाँ पर जमा के बारे में आ जा रहा है, तो 1665, ठीक है, 1665, तो उसमें बताया जाता है 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश यहाँ पर दिया गया है कि औरंगजेब ने क्या हुक्म दिया था। यहाँ पर लिखा जाता है, वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दे कि वे हर गांव, हर किसान को लोग बोलते थे आसामीवार, ठीक है, तो हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात आप मालूम करो, उसको पता करें, और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों किफायत, मतलब सरकार के हित जो होता है ना, तो वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें कि इतना इतना हम जमा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चांदी का बहाव। भारत में चांदी का बहाव कब से हुआ जी? शुरू मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कायम रहे थे। पूरा अच्छे तरीके से वो लोग कायम कर लिए थे अपना सत्ता। तो इसमें है, ये साम्राज्य थे कौन कौन से? चीन में आपको मिंग नाम से, ईरान में आपको सफावी नाम से, और तुर्की में ओटोमन के नाम से जाना जाने वाला सब साम्राज्य था। और इन राज्यों की जो राजनीतिक स्थिरता थी ना, तो राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। पूरे विश्व में वो लोग जाल बिछा दिया व्यापार के लिए। और खोजी यात्राओं से खोज किया जाता था किधर से किधर जाना है, क्योंकि बिना खोज किए ले रास्ता मालूम के लिए आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खास करके भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। भारत बहुत बढ़िया विस्तार करने लगा था, व्यापार करने लगा था बहुत बढ़िया तरीके से। और इस वजह से देखा जाए तो भारत समुद्र पार करके व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई। भारत से जो समुद्र पार व्यापार होता था, उससे भारत के भौगोलिक विविधता बहुत तेजी से सामने बढ़ी, और पूरे अच्छे तरीके से भौगोलिक विविधता भी आई। तो दूसरी ओर की बात चल जा रही है यहाँ पर, तो कई नई वस्तुओं का व्यापार भी यहाँ पर शुरू हो गया था। लगातार बढ़ते व्यापार के कारण जब व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, उसके पहले देखो अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए, ये दोनों पड़ते हैं, एक आगे का है एक पीछे का है। आगे का कौन पीछे का कौन मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ऐसा सिक्का नहीं है। तो व्यापार लगातार बढ़ रहा है। तो बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। केवल निर्यात जो आ रहा है ना, उसका भुगतान करने के लिए एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर चांदी भारत में आ गई, ठीक है। और जो चांदी भारत आ रही थी, तो इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा जो था ना, भारत के तरफ खींचा गया था। और यह भारत के लिए अच्छा था, क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन अब है। नतीजन यहाँ पर बात चल जा रही है। तो 16वीं से 18वीं सदी के बीच, कब? 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खास करके चांदी के रुपयों की उपलब्धता में अच्छी स्थिरता बनी रही, और चांदी की मुद्राएं आसानी से छपा भी, पास भी हुआ, और बाजार में चला भी, और बहुत ज्यादा इसका व्यापार भी हुआ। इसके साथ की बात कर ले तो इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार था, और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ था।
यहाँ पर मुद्रा तो अर्थव्यवस्था में चलने लगा, लेकिन सिक्का भी बहुत ज्यादा छापा गया यहाँ पर। दूसरी तरफ बात कर ले तो मुगल राज्य को नगदी कर उगाहने में आसानी हुई, और नगद ये सब चलता था ना कि सामान लो रुपया दो, सामान लो रुपया दो, रुपया लो सामान दो, तो ये सब बहुत आसानी से चलने लगा था, कोई दिक्कत ही नहीं होता था इसमें। यही कारण था कि मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से फैला भी। लेकिन अफसोस, अंग्रेजों ने अंतिम बादशाह को उखाड़ कर फेंक दिया, उनके दोनों बेटों को गोली मार दिया और उसको उम्र कैद की सजा दे दिया गया, वो जेल में मर गए। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे ना, तो औपनिवेशिक शहर के अगले भाग में हम इसको शायद पढ़ पाएंगे। जब आंदोलन हुआ था तो आंदोलन में यहाँ पर उपनिवेशवाद में पढ़ेंगे, विद्रोह और राजा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी जानकारी हमें मिलेगा। आम भाषा में समझो तो भारतीय इतिहास भाग जब 3 पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो इटली के एक मुसाफिर जिसका नाम है जोवानी कारेगी, तो जोवानी कारेगी जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, उसने इस बात का बड़ा सजीव चित्रण पेश किया था यहाँ पर कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती है। कई कई देशों से चांदी होकर भारत पहुंच रही है, और उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। सामान का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो रहा था, ये नगदी मुद्रा के वजह से। ये तस्वीर देखो 8.13, इसमें यूरोपीय बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। भारत में पहले ऐसे ही कपड़ा बनते थे जिसको अंग्रेज लेकर उधर अपने देश में बेचते थे, लेकिन अंग्रेज का इसमें फोटो बनाया जाता था, क्योंकि जो खरीदेगा भैया वो तो फोटो चाहेगा, अब फोटो नहीं चाहेगा तो ससुरा खरीद में नहीं करेगा। यहाँ पर देखो भारत में चांदी कैसे आई, यहाँ पर लिखा जा रहा है जोवानी कारेगी, ठीक है, जोवानी कारेगी की लेख बर्नियर के लेख पर आधारित है। बर्नियर कौन? बर्नियर भी लेखक था। जिस तरह उसका लेख है वृत्तांत है, उसी के आधार पर यह भी है। तो जोवानी कारेगी उसने यहाँ पर क्या कहा, निम्नलिखित अंशों में हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था, कितनी भारी मात्रा में बाहर के देश से हमारे पास कर आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति यहाँ पर है कि मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति कितना उसके पास खजाना था। तो धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात का गौरव करे कि, पाठक इस बात पर ध्यान दे कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता था, भारत आ जाता था। और ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था। अमेरिका अपने आप को अमीर समझता है, बेटा तुम लोग से अमीर हम लोग हैं। और यूरोप के कई राजाओं से होते थे इसका व्यापार। थोड़ा सा हिस्सा कई तरह से वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता था, तुर्की में जाएगा कुछ सामान लाने के लिए, और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमराना एक देश था, तो सिमराना होते हुए फारस पहुंचता था। सिमराना से होते हुए फारस पहुंचेगा, कहां? वहां से क्या लाने के लिए? वहां से रेशम लाने के लिए। अब चूंकि यहाँ पर बात आ जाती है तुर्की, तो तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते थे। कॉफी वो खूब पीते हैं, जो कि ओमान और अरबिया से आती थी। पहले अरबिया से आती थी, लेकिन उसका यहाँ पर खेती बाड़ी चालू हो गया तो बाहर से उतना दूर से कौन मंगाएगा। और न ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते थे। किसी भी देश का लोग भारत के वस्तुओं के बिना नहीं रह सकते थे। मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेवल, यहाँ पर देखा जाए तो मुद्रा की तमाम शक्तियां, मुद्रा की विशाल मात्रा जो थी ना, लाल सागर पर बेबल मंडल के पास स्थित यहाँ पर उनका मोचा होता था, मोचा भेजते थे। मोचा क्या, एक खबर जैसा, तो खबर भेजते थे। और इस तरीके से देखा जाए तो ये मुद्राएं जो है ना, फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। फारस के खाड़ी पर जो स्थित बसरा है, तो बसरा भेजते थे कुछ मुद्राएं वहां पर।
और बाद में यह सारी संपत्ति जहाजों से, किसी से, जहाजों से हिंदुस्तान, जिसको आज हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, जानते हैं भी, तो हिंदुस्तान भेज दी जाती थी। बाहर सारी दुनिया से कलेक्ट कर कर वहां से नाव में भरकर सारा पैसा हिंदुस्तान रवाना कर दिया जाता था। और भारतीय जहाजों के अलावा बात कर लें तो जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू पेगू जाते थे, और तनसेरी, जिसको आज म्यांमार का हिस्सा है, म्यांमार, और रियामा, जिसको आज थाईलैंड बोलते हैं, सिलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, जोम्बिक और अन्य जगहों से जाते थे वहां पर सारे पैसे। और इन्हीं जहाजों की बात यहाँ पर कर ले तो निश्चित तौर पे बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता था। वहां से पैसा लेकर, विदेशों से लेकर, जितना रकम लेना है लेकर हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता था। और वे सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते थे, कुछ भी जापान के खानों से हासिल करते थे, देर सवेरे हिंदुस्तान चला आता था। भले देर हो जाएगा लेकिन हिंदुस्तान आ जाएगा। और यहाँ के यूरोप जो होते हैं ना, तो यूरोप देश, तो यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं थी, चाहे वह फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल जाए, यह सभी नगद में खरीदारी की जाती थी। केवल नगद, इधर उधर नहीं, नगद में ही खरीदारी होती थी। जो नगद वही हिंदुस्तान में रह जाता था। यहाँ पर समझो कि जो नगद, जो वही हिंदुस्तान में रह जाएगा। नगद व्यापार होगा तो हिंदुस्तान में रह जाएगा। इधर उधर का टेंशन है नहीं कि ले जाएंगे तो उधर से ले आएंगे, नहीं, इधर से हम ले जाओ पैसा, तो फिर उधर जाकर अपना कुछ भी करवाओ और उधर से नाव पे भर कर भेज देना, पैसा तुम्हारा चला आएगा, काम खत्म। तो ये सब नियम होते थे जिसके वजह से सब कोई बच कर रहता था, अब बचता भी था। क्यों नहीं बचेगा? आप नहीं बचते क्या? आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति होती तो आप क्या करते? लुटा थोड़े देते। लुटाने के पहले सोचते 40 बार, और 40 बार सोचते तो और नहीं लुटाते। पैसा कमाना बहुत आसान बात होता है, लेकिन पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। हम ही कभी कभी गलत चीज में पैसा कभी खर्च कर देते हैं, तो हमको सोचना पड़ता है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च किए, इसके बढ़िया तो हम कुछ और खरीद लेते, अच्छा रहता। तो ये सब कारण है जो सोचते रहते हैं, दिमाग में लगा रहता है। आपके भी दिमाग में होगा, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं हो सकता है भाई। अगले भाग में पढ़ेंगे अबुल फजल की आयन अकबरी के बारे में, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो, बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, नो टेंशन नो फिकर। आप कुछ सलाह देना चाहते हैं फिर भी दीजिए मुझे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसा ही बने रहेंगे।